नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज हैं आप मेरे साथ में ज्योग्राफी के एक और शानदार सेशन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी तक मैंने आप लोगों को भारत का भौगोलिक जो विभाजन पढ़ाना शुरू किया है, उसमें से हमने बहुत सारा टाइम, लगभग 3-4 दिन तक हिमालय की यात्रा की है। जब हम हिमालय की यात्रा कर ही रहे थे, उसी समय हमें यह रियलाइज हुआ कि हमें हिमालय से उतरती हुई नदियां जो क्षेत्रीय विभाजन करके स्थितियां पैदा करती हैं, जिनमें से मैदानों का स्थान प्रमुख है, तो उनकी बारी आनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें मैप अच्छे से ध्यान हो तो उसमें हिमालय के बाद में दक्षिण की तरफ जब आप निकलते हैं तो मैदानों का निर्माण होता दिखाई देता है। इसी कारण आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश। एक बार के लिए सभी लोग इसे ध्यान से सुन लें और आज के सेशन में इसे बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास करें। काफी ज्यादा मायने रखता है। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, हालांकि ये चीज हमने डिस्क्लोज नहीं की थी शुरुआत में, लेकिन आप लोग इस कंटेंट को देख करके ये समझ गए होंगे, ये कंटेंट नॉर्मल कंटेंट नहीं है। अगर आप में से किसी के पास भी बाई चांस किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी का अनुभव है और अनुभव नहीं है, तो आपका कोई सीनियर करीबी जानने वाला ऐसा है जिसने तैयारी की हुई है, उसे एक बार के लिए अपना कंटेंट बस दिखा देना कि हमको ये कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, ये कैसा है। मतलब मैं इस तरह से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम मुझे एक अपने आप में आपसे ये सहमति प्राप्त हो जाएगी कि हां, आपने सर हमारे साथ में जो कंटेंट डिलीवर किया है ये नेक्स्ट लेवल है। और आप निराश ना हो, आपने अब तक भी जो मेरे साथ जितना भी पढ़ा है उससे आपको यह विश्वास तो हो चुका होगा कि इस क्लास में जो भी कंटेंट दिया जाता है वो एट पार दिया जाता है। मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आपने इतना अच्छा कंटेंट अभी तक किसी भी क्लास में इतने कम दामों पर नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि इसको बनाने में, इसको खुद अध्ययन करने में, अध्यापन कराने में बहुत सारे सोर्सेज लगते हैं, तब जाकर के ये चीज बनकर आती है। ठीक है, बाकी आपके पास समय निकले तो आप कृपया करके हमें जरूर बताइएगा। हाँ, क्या यूपी वाले भी आरएएस दे सकते हैं क्या? बिल्कुल अमृता, दे सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो शुभांकर, अमित, चंदन, आकाश, लक्ष्मी, अमित, सभी साथियों का यूट्यूब पर आपकी वीडियोस लीक हो रही हैं बहुत। बेटा, मैंने आपसे कहा ना कि अगर कोई लीक करने वाला भी होगा तो उसका भी उद्देश्य केवल यही होगा कि उसे पता है कि किस लेवल का कंटेंट है ना। तो मतलब अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतने जो अपन ने कंटेंट दिया है, अच्छा कंटेंट, कहते हैं ना, असली कुछ है तो ही तो नकली बनेगा। हाँ जी, अमित लिख रहे हैं सभी ऑफिसर्स ऐसे होने चाहिए। योगेश सनी लिख रहे हैं मेरा अनुभव है गुरुजी 2 बार यूपी पीसीएस का। तो भैया आप अपने अनुभव से ही बता दो कि कंटेंट कैसा है। हैं? रोहित लिख रहे हैं सर आप 101% ट्रुथ बोल रहे हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं ना कि समटाइम्स केवल, हाँ, मैं तो केवल इतना सा आपसे बोल रहा हूं कि आप एक बार जाकर के इसे अपने किसी सीनियर से चेक करा लीजिए, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो। एक बालक लिख रहे हैं सर क्लास का समय 1 घंटे 30 मिनट कर दीजिए। काश मैं कर पाता, क्योंकि समय का सबसे बड़ा मेरे पास में व्यवधान रहता है। राहुल, आप यूपी से हैं, आरएएस का एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं, सभी स्टेट के विद्यार्थी दे सकते हैं। निशांत, सर मेरा अनुभव HPAS का है और 100% कंटेंट है सर आपका। मैं वही बोल रहा हूं और आपको बिल्कुल निराश नहीं होने दूंगा, इसके बारे में मैं पूर्ण विश्वास दे सकता हूं। ठीक है, चले तो आगे बढ़े आज के सेशन में। ठीक है, लक्ष्मी लिख रही है सर मैंने केवल 2-3 महीने में इतना ज्ञान मिल गया कि आपसे कि मैं लोगों को ज्ञान बांटने लगा। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो आप लोग भी ज्ञान बांटें, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की शुरुआत में। आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तरी मैदानी भाग की। कहां है, क्या है, ये सब बातें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप सब लोग अब तक हिमालय की पूरी विवेचना सुन चुके हैं, जान चुके हैं, खुद ने भी पढ़ाई कर ली होगी, आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या असल में आपको करना है, कैसे करना है। ठीक है साथियों, जब हिमालय समझ में आ गया तो हमें यह अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हिमालय इस पूरे क्षेत्र में, जिसके ऊपर मैंने कोई कलर नहीं किया हुआ है, यहां से लेकर के इस पूरे क्षेत्र में विस्तृत है। मेरी बातों से भी आपको यह समझ में आ चुका होगा कि हिमालय किस प्रकार से निर्मित हुआ,
कैसे उसमें मिट्टी का योगदान है। अगर आप पुराने लेक्चर्स में प्रेजेंट रहे हैं तो आपको यह भी याद होगा। आपको यह भी याद होगा कि बारिश के कारण जो नदी का पानी बहकर आता है वो अपने साथ पहाड़ों से बड़ी मात्रा में मिट्टी लेकर आता है, और जब मिट्टी लेकर आएगा तो वो मिट्टी जमीन पर बिछेगी, क्योंकि हिमालय से निकली हुई मिट्टी है, आकर बिछेगी। तो वो बिछी हुई मिट्टी कहां कहां तक पहुंची, तो आप उसे इन 4 भागों में विभक्त करके देख सकते हैं। अर्थात उस मिट्टी ने जो मैदान निर्मित किए वो मैदान कहां कहां पर हैं, तो उनमें से पहला है राजस्थान का मैदान, प्लेन ऑफ राजस्थान। अब आप पूछेंगे सर हिमालय तो यही रह गया, राजस्थान तक मिट्टी कैसे पहुंच गई? तो भाई साहब यहां पर एक छोटा सा अपना प्यारा सा बेटा है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये वाला क्षेत्र, इंडस वैली, इंडस रिवर का क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र के अंदर यहां से तो होकर के इंडस रिवर निकल रही है। तो ये जो इंडस रिवर निकल रही है, उसकी सहायक नदियां निकल रही हैं, ये पूरा की पूरा वही क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान एक प्रकार से ये पूरा की पूरा क्षेत्र मैदान का है। अगर पाकिस्तान भी आज हमारे साथ होता तो हम उस क्षेत्र को भी आज मैदान के अंदर पढ़ रहे होते। सिंध का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, ये सब मैदानी क्षेत्र हैं जो हिमालय के कारण बनकर आए हैं। ठीक है, तो राजस्थान कहीं दूर से निकलकर नहीं आया है, इसका ओरिजिन भी हिमालय से निकली हुई नदियों के कारण ही है। ठीक है, दूसरा पंजाब और हरियाणा का मैदान, तीसरा उत्तर प्रदेश का मैदान, उत्तर प्रदेश के मैदान को गंगा यमुना का मैदान कहा गया, और चौथा आसाम का मैदान जिसे आप ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इधर देखिए, जब बात हो पंजाब की तो पंजाब के अंदर सतलज और यमुना नदी का प्रभाव है। जब बात हो उत्तर प्रदेश की तो इन्हें गैंगेटिक प्लेन्स के नाम से, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन्हें गैंगेटिक प्लेन्स, गंगा के मैदान के नाम पर जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र के अंदर आसाम के जो प्लेन्स हैं इनको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात यहां तक क्लियर हो रही हो। तो अब एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे, साथ में हम यह भी जानेंगे कि इन्हीं मैदानों पर कृषि कार्य किए जाते हैं। कृषि कार्य के अंदर क्या क्या किया जाता है, तो आप जान सकते हैं कि यह पूरा की पूरा क्षेत्र, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा से ऊपर उत्तर भारत कंसीडर किया जाता है। तो उत्तर भारत की जो क्रॉप्स हैं वो मैक्सिमम क्रॉप्स इसी क्षेत्र में पैदा होती हैं, जैसे मक्का है, बाजरा है, जूट है, गन्ना है, चावल है, गेहूं है, वो इसी के क्षेत्र में पैदा होती हैं। प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आसाम भारत के नदर्न प्लेन्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये बेसिक जानकारी जो है मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्थान के मैदान से। जैसा आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि मैदान के लिए आवश्यक है किसी नदी का होना, और जब नदी की बात हो रही हो और उत्तर भारत के अंदर नदियों की बात हो रही हो तो राजस्थान अपने आप में एक मिस्ट्री लैंड के रूप में प्रतीत होता है। क्यों? ऐसी कोई नदी यहां पर है ही नहीं जो हिमालय से ला करके सदा नीरा बहती हो। सदा नीरा का मतलब पेरिनियल, जिसमें पूरे टाइम पानी रहता हो। राजस्थान के अंदर एक हिमालयन नदी आती है जिसका नाम गग्गर है, लेकिन वो पेरिनियल नहीं है, यानी उसके अंदर पूरे टाइम पानी नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में मैदान की तो बात ही क्या करें। इसी वजह से राजस्थान के अंदर जो मैदान बने हैं उनकी अपनी विशेषताएं हैं। यहां पर अरावली से निकली हुई नदी लूनी का अपना महत्व है, और इसी कारण से आज के सेशन में हम इसका जिक्र कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब हम राजस्थान को देखते हैं, राजस्थान में जब आप हमारे साथ आरपीएससी की तैयारी करेंगे, आरएएस की तैयारी में जो भी साथी हमारे जुड़ेंगे उन्हें ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, बताया जाएगा। राजस्थान का पूरा ज्योग्राफी उसमें डिस्कस किया जाएगा। बताया जाएगा कि राजस्थान इटसेल्फ, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये विभक्त है अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण। अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि भारत का जब आप मैप देखें तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला ऐसी है जो साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ विस्तृत है, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि मानसून के समानांतर है। हमने आपको कई बार समझाया है साथियों। इसी अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ राजस्थान बटा हुआ है। इस तरफ वाले राजस्थान को, जो अरावली के, ये अरावली है, इस तरफ वाला, इस तरफ बोले तो इस तरफ उस तरफ क्या होता है भाई? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है। ये तो हमने आपको ज्ञान दे ही रखा है। ऐसी स्थिति में अरावली के पूर्वी तरफ वाले हिस्से को आप यहां पर देख रहे हैं अलग अलग नाम से, अलग अलग कलर कोड से,
और अरावली के पश्चिम तरफ वाले क्षेत्र को आप अलग अलग नाम से और कलर कोड से देख रहे हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि अरावली राजस्थान को मूलतः दो भागों में विभक्त करता है, एक पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। मैं जिस क्षेत्र में आज खड़ा हूं या जहां मैं रहता हूं वो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इतना डेजर्ट नहीं है, और ज्यादा हद तक कहा जाए तो यहाँ की बहुत सारी टोपोग्राफी या तो मध्य प्रदेश जैसी है, उत्तर प्रदेश जैसी है, हरियाणा जैसी है। यहाँ की टोपोग्राफी में या खेती में या यहाँ की जमीन में, यहाँ के एग्रीकल्चर पैटर्न में बहुत ज्यादा समानताएं हैं अपने पड़ोसी राज्यों से। लेकिन जब बात हो पश्चिमी राजस्थान की, तो ये पश्चिमी राजस्थान डेजर्ट का एरिया है, और इस डेजर्ट के एरिया को जब हम डिवाइड करते हैं तो यहां पर दो प्रकार से राजस्थान का रेनफॉल के आधार पर मैदान विभक्त होता है। एक है राजस्थानी बांगर का मैदान और एक है मरुस्थल। मेरे प्यारे साथियों, ये आपको जो क्षेत्र या ट्रैक दिखाई दे रहा है, जो येलोइश कलर में दिखाई दे रहा है, ये मरुस्थल है, यानी डेजर्ट है। मरुस्थल सामान्यतः उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर औसत वर्षा साल भर के अंदर 25 सेंटीमीटर से ऊपर ना हो, यानी 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर जहां औसत बारिश होती हो, उस क्षेत्र को डेजर्ट कहा जाता है। और उससे अधिक वाले क्षेत्र को, चूंकि डेजर्ट शुष्क क्षेत्र है, ड्राई एरिया है, उससे ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले, उन्हें अर्ध शुष्क यानी कि सेमी एरिड जोन कहा जाता है। ठीक है, तो आपने यहां पर जो क्षेत्र अभी देखे उनमें बहुत सारे प्लेन्स आपको दिखाए जा रहे हैं। इनमें भी अगर इस प्लेन को अरावली के दूसरी तरफ बांटते हुए निकलें तो देखने लायक बात निकलती है कि अरावली में फिर से जो वेस्टर्न क्षेत्र है, उस वेस्टर्न क्षेत्र में देखिए, ये तो अरावली निकल गया। इस अरावली से पश्चिम की तरफ जब हम चले तो यहां पर दो तरह के क्षेत्र दिखाई दिए, एक एरिड और एक सेमी एरिड। एरिड बोले तो शुष्क मैदान, और दूसरा जो स्थान है दैट इज सेमी एरिड, जिसे बांगर प्लेन के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ, राजस्थान में प्लेन्स के लोकलाइज्ड भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे शेखावाटी का मैदान, घग्गर का मैदान, नागौर का मैदान। ये स्पेशलाइज्ड है। जब आप राजस्थान का जीके पढ़ेंगे उस समय पर इस डिटेल क्लासिफिकेशन को पढ़ाया जाएगा। ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, यानी इंडियन जीके वाले बच्चे को जो राजस्थान की जानकारी होनी चाहिए दैट्स इतनी ही होनी चाहिए कि यहां पर राजस्थान को दो भागों में विभक्त किया गया है, और मैदानी क्षेत्रों में जो मैदान जो बेसिकली हिमालय से संबंधित हैं, उनमें एक तो मरुस्थल वाला क्षेत्र और एक सेमी एरिड वाला क्षेत्र, जिसे बांगर के मैदान के नाम से जनरल में जाना जाता है। सर, कौन सी नदियां हैं यहां पर जिनकी वजह से ये मैदान बने हैं? तो इन क्षेत्रों में जो नदियां अरावली से निकलकर आती है, उसमें एक नदी का नाम है लूणी नदी। बोले सर, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? हमने कहा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने आज का टाइटल देखा है उत्तरी मैदानी प्रदेश, नॉर्थ में स्थित मैदान। जब नॉर्थ में स्थित मैदान देखने हैं तो उत्तर भारत का अध्ययन करना होगा। उत्तर भारत, हमें पता है कि राजस्थान भी उत्तर भारत में आता है, क्योंकि उत्तर भारत में राजस्थान आता है, इसी वजह से राजस्थान के मैदान पढ़ने हैं। क्या सर राजस्थान के मैदान में हिमालय का कोई योगदान है? बहुत छोटा सा योगदान है। कहां पर है बेटा? ये वाला जो छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है राजस्थान में, ये वाला जो क्षेत्र है ये राजस्थान के मैदान का क्षेत्र है, और ये घग्गर प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है ये घग्गर प्लेन मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये तथ्यात्मक जानकारी आपको पता हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्लियर? चलिए, इसके साथ साथ ये हिमालय से घग्गर नदी शिवालिक श्रेणियों से निकल करके इधर की तरफ आ रही है, और उसी का मैदान यहां पर है। ये घग्गर नदी है जो आगे पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर के सूख जाती है। अरावली नदी के साथ में अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इससे निकलने वाली जो नदी है उसका नाम लूणी है। लूणी में बड़ी विशेषताएं हैं। जहां से ओरिजिन होती है वहां से मध्यम मार्ग तक ये मीठे पानी की नदी है, और राजस्थान में आधा रास्ता तय करने के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। ये विशिष्टता इसी नदी की है। बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों से निकलते हुए इसका पानी मीठे से खारा पानी बन जाता है, जो कि अपने आप में कई लोगों के लिए बड़ी रोचक घटना है। आधी नदी का पानी मीठा और बाद में क्रॉस होने के बाद खारा हो जाता है, जिसके लिए जो बेसिक मतलब अंडरग्राउंड टोपोग्राफी है वो काफी ज्यादा मायने रखती है। ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ साथ रोहन, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच। और लैपटॉप वर्जन सौरभ राज भाई,
मैं रोज उनसे भी पूछता हूं आपके कमेंट्स के बाद में, कोई अपडेट मेरे पास है नहीं, होगा तो मैं जरूर दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको अगर आज के सेशन में अभी तक ये बात समझ में आ गई हो कि राजस्थान के मैदानों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया, राजस्थान बांगर और मरुस्थल, और राजस्थान बांगर और मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्र में स्थित भाग हैं। राजस्थान बांगर का जो क्षेत्र है ये 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है और मरुस्थल जो है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। समवर्षा क्षेत्र किसे कहा जाता है? जहां से एक बॉर्डर लाइन बनती होगी, उस तरफ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती होगी, ठीक है। राजस्थान में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है, जिसे सम कहा गया है। मरुस्थलीय क्षेत्र में सम के नाम से उसे जाना जाता है। जब आप कभी जैसलमेर घूमने जाएंगे पश्चिमी राजस्थान के अंदर, तो वहां पर सम के अंदर ही रेत के टीले हैं जहां पर जाकर डेजर्ट की सफारी लोग आनंद लेते हैं, ठीक है। तो सम वाला जो क्षेत्र है वो भी जानने योग्य है। अच्छा, तो ये हो गया आपके लिए पहला राजस्थान का मैदान। तो मैंने आपसे क्या कहा, हम 4 मैदान आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले है प्लेन ऑफ राजस्थान। प्लेन ऑफ राजस्थान के 2 टाइप हो गए। कौन कौन से टाइप हो गए? एक तो पूरी तरह से मरुस्थलीय मैदान और दूसरा बांगर का मैदान। मरुस्थलीय मैदान की विशेषता क्या है? 25 सेंटीमीटर तक बारिश पाई जाती है। दूसरा जो सेमी एरिड है, 25 से 50 सेंटीमीटर तक की बारिश पाई जाती है। अब आते हैं नंबर 2 पर, जिसे सतलज यमुना का प्लेन कहा गया है। चलिए इसकी यात्रा करते हैं। सतलज नदी का प्लेन। साथियों, यहां पर यदि आपको एक बार के लिए भारत का मैप दिखा दिया जाए, हालांकि ये वो वाला मैप है जिसमें कि हमने पीओके पाकिस्तान वाले क्षेत्र में दिखा रखा है। वो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपको इन नदियों का उद्गम और आज की वर्तमान स्थिति अच्छे से समझ में आ जाएगी। साथियों, यदि आप इसे गहराई से देखें तो आप एक चीज जान पाएंगे, और वो ये है कि भारत में सिंधु की 3 सहायक नदियां स्थित हैं। कौन कौन सी? एक का नाम सतलज नदी है, एक का नाम रावी नदी है, एक का नाम चेनाब नदी है। आप इधर की तरफ देख सकते हैं, एक मिनट, ब्यास नदी है, असल में चेनाब नहीं है, यहां पे ब्यास दिखाई नहीं दे रही है। रावी और व्यास संयुक्त रूप से 3 नदियों में से रावी, व्यास और सतलज भारत के पास है। इस मैप के अंदर मिसिंग है। इस मैप के अंदर झेलम है, चेनाब है, इंडस है, व्यास नदी मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है ना। चेनाब, झेलम और इंडस, ये 3 नदियां प्रमुख रूप से पाकिस्तान को पानी देती हैं, और रावी और व्यास और सतलज, ये 3 नदियां भारत को पानी देती हैं। और भारत के जिस क्षेत्र में ये प्रवाहित होती हैं उनमें पंजाब, हरियाणा प्रमुख रूप से है। इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नहीं, जब नदियां पढ़ाएंगे तब उसके अंदर आपको कवर कर देंगे। खैर, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जो मैंने क्षेत्र आपको अभी तक पढ़ाया या जानकारी जिसके बारे में दी, वो क्षेत्र ये वाला था जिसको आपने राजस्थान के नाम से जाना। राजस्थान के बाद में पंजाब, हरियाणा का मैदान आता है, और उस पंजाब हरियाणा के मैदान को आज आप जानने वाले हैं सतलज के मैदान के नाम पर। क्या नाम के नाम पर जानने वाले हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप सभी को मैंने अब तक बताया है कि जब हिमालय के पर्वत क्षेत्र से पानी बहकर के नीचे चलता है तो वो अपने साथ मिट्टी लेकर जाता है। जब नदियां बहती हैं तो नदियां बहते बहते अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती हैं उसे किनारे पर जमा करती चलती हैं, और उनके द्वारा किनारे पर जमा करके रखी हुई मिट्टी से ही मैदान का निर्माण होता है। जरा विचार करिए, अगर हिमालय पर्वत से 2 नदियां बाहर आ रही हों, ये दूसरी नदी है जो बाहर आ रही है, ठीक है, 2 नदियां बाहर आ रही हों तो दोनों नदियों से भी इसी प्रकार से मिट्टी का मैदान बनेगा। पैरेलली इसके भी मिट्टी का मैदान बनेगा। जब दोनों नदियों से निकला हुआ मटेरियल एक साथ मैदानी फॉर्म का निर्माण करेगा तो आप देखेंगे कि 2 नदियों के बीच में प्रॉपर मैदान का निर्माण हो जाता है। 2 नदियों के बीच में बने हुए इसी मैदान को आप और हम दोआब के नाम से जानते हैं। एक शब्द है जिसको आप दोआब के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी इसे दोआब ही लिखते हैं और इंग्लिश में भी इसे दोआब लिखते हैं। दोआब, आब का अर्थ असल में रिवर से निकाला जाता है, 2 नदियों के बीच की जगह। जैसे पंजाब में 5 आब जो है वो नदियों के कारण शब्द यूज में किया गया है, ठीक है, तो दोआब कहलाता है। तो इस सतलज, ये रावी व्यास सतलज वाला जो क्षेत्र है, यहां पर दोआब के मैदान पाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार के लिए इस पूरे क्षेत्र को, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पास भी है, उस क्षेत्र को भी और इस क्षेत्र को भी पूरी तरह कितने मैदानों में विभक्त कर सकते हैं वो जान लीजिए। अर्थात मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो 5 नदियों का पंजाब हम बोलते हैं, वो पंजाब असल में
पाकिस्तान के पास भी आधा उपस्थित है, आधा पाकिस्तान का और आधा हिंदुस्तान का। उनके पास जो पंजाब है उसके मैदान भी हम यहीं पर पढ़ लेते हैं और उनके मैदानों में आपको इन पांचों नदियों का महत्व दिखाई पड़ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने जैसा आप सबसे कहा कि सिंधु की 5 सहायक नदियां जो हैं उनमें से रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियां इंडिया के पास हैं अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी। और CJI यानी चेनाब, झेलम और इंडस, चेनाब, झेलम और इंडस, इंडस बोले तो सिंधु, ये 3 नदियां पाकिस्तान के पास हैं। ऐसी स्थिति में 3 नदियां जो भारत के पास हैं उन नदियों के मध्य का स्थान दोआब का स्थान कहलाएगा। अब यहां पर चूंकि पंजाब की बात हो रही है तो 6 नदियां इंक्लूडिंग इंडस अगर हम देखें तो इनके बीच के, भाई देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 6 नदियां, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं तो कुल मिलाकर के तो 6 हुई ना, 1 2 3 4 5 6। कैसे भाई? सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, इंडस। मैं आपको वो फ्लो नहीं बना के दिखा रहा कि कैसे कैसे कौन सी नदी किसके साथ जुड़ी हुई है। इंडस, इंडस के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CJI, झेलम, चेनाब और रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, अच्छा तो है क्या ना, अगर आप नोटिस करें तो इन सब के बीच में 6 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है 1 2 3 4 और 5, इसका अर्थ क्या निकला, 6 नदियों के बीच में 5 मैदान निकले। दोआब जब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है तो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब कहलाया। ये पूरा की पूरा 5 नदियों के बीच का क्षेत्र जिसे आप पंजाब कह रहे हैं, ये पंजाब हिंदुस्तान के पास भी है यानी इंडिया के पास भी है और ये पाकिस्तान के पास भी है। ठीक है ना, इंडिया और पाकिस्तान के पास वाले इस पंजाब के अंदर इन पर्टिकुलर क्षेत्रों का अपना विशिष्ट नाम है। क्या विशिष्ट नाम है, आज हम वही जानने वाले हैं। ठीक है ना, झेलम और इंडस के बीच के मैदान को किस नाम से जाना जाएगा, यहां पर रावी व्यास के बीच के मैदान को जैसे इसे बिस्ट के नाम से जाना जाता है, बिस्ट मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसे बारी के नाम से जाना जाता है, बारी मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसे रेचना के नाम से जाना जाता है, रेचना मैदान के नाम से। किसको, रावी और चेनाब के बीच के मैदान को। ठीक है ना, ऐसे ही चेनाब और झेलम के बीच के मैदान को चाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ऐसे ही इसको सिंधु के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इन सारे के सारे मैदानों के नामों को जानेंगे, आपको यहीं की यहीं वो लर्न भी करने हैं। तो आइए मैं एक बार दिखा दूं आप लोगों को, इधर देखिए आपको ये सारे मैदान कैसे कैसे चेक करने हैं। ये सतलज नदी रही और सतलज नदी के साथ में ये सतलज नदी रह गई और ये आपके पास में व्यास नदी हो गई। तो सतलज और व्यास के बीच का जो दोआब है उसे किस नाम से जाना गया, व्यास और सतलज के बीच का मैदान बिस्ट के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, बिस्ट। ये याद कर लेना भाई, परीक्षाओं में एज इट इज पूछा जाता है, बिस्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही व्यास और रावी, आप देखिए ये रावी रिवर रही, ये व्यास रिवर रही, इसके बीच के क्षेत्र को बारी के नाम से जाना जाता है, बारी। बिस्ट के बाद में दूसरा कौन सा मैदान निकल कर आ गया, बारी के नाम से मैदान निकल कर आ गया। तीसरा रावी और चेनाब के बीच का जो मैदान है, रावी और चेनाब, इस मैदान को रेचना के नाम से जाना जाता है। आप रचना के नाम से याद कर सकते हैं, रेचना। याद करने का तरीका भी बताऊंगा, चिंता मत करो, सब याद हो जाएगा। रेचना के नाम से जाना जाता है। फिर चेनाब और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे जैच मैदान के नाम से जाना जाता है, JECH, जैच के नाम से, जैच मैदान के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही झेलम और इंडस के बीच का जो मैदान है इसे सिंध सागर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सिंध सागर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने 5 प्रकार के मैदान हो गए। कौन कौन से मैदान हो गए, बिस्ट, बारी, रचना, चेज और सिंध सागर। इसे याद करने का क्या कोई तरीका है क्या, बिल्कुल है। इसका पढ़ाने का, इसको समझने का एक बहुत ही अच्छा है। देवेश लिखे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो इसलिए मैंने अपने दोस्तों को कहा है कि आपकी क्लास लें। देवेश मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरी क्लास ले ना लें, मैं तो केवल आपके अंदर ये विश्वास पैदा करने के लिए। हाँ, केबी इंस्टीट्यूट लिख रहे हैं सर मैं एक टीचर हूं, जब से आपकी क्लास ले रहा हूं अपने 9th से 12th के बच्चों को फ्री ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। वेरी गुड
देवेश और शिवजीत आपस में बतियाने लग रहे हैं, कृपया करके पढ़ाई पर फोकस कर लें। विपिन भी पढ़ाई पर फोकस कर लें। ठीक है, प्लीज पढ़ने पर फोकस कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए प्रेजेंट हैं। मेरी क्लास में मतलब सीधा पढ़ाई पर ही चर्चा होती है, किसी प्रकार की बकवास पर चर्चा नहीं होती है। कृपया करके जो ये 1 घंटा मैं शिद्दत से आपके साथ बिताता हूं ना, इसको जितना ज्यादा हो सके यूज करना। ये सारी चीजें आज आपको आसान लग रही हैं, लेकिन जिस समय परीक्षा में बैठोगे केवल मेरा चेहरा याद आएगा जब ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। जब मैं स्टेट पीसीएस लेवल की जब तैयारी करवाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा यार उस आदमी ने चर्चाएं की थी। जब मैं आरएएस की प्रिपरेशन आपको करवाऊंगा, मतलब जो भी विद्यार्थी आप में से शामिल होंगे उनके लिए, वहां पर प्रॉपर आंसर राइटिंग तक सिखाई जाएगी, कैसे आंसर लिखना है, क्या मॉडल आंसर हो सकता है, टॉपर्स की कॉपी के साथ में, क्योंकि एक अनुभव है जो साझा करेंगे। खैर छोड़िए, फिलहाल के लिए यहां पर क्या देखें, कैसे याद करना है। अब देखो, ये सतलज है और ये व्यास है। सतलज और व्यास में शब्द क्या जुड़ा हुआ है, देखिए व्यास का बी और सतलज का एस। तो देखिए बी और एस, और सतलज में क्या आता है, टी आता है ना। तो देखो व्यास और सतलज से मिलकर क्या बन गया, बिस्ट। याद रखने का बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, सारी चीजें बताऊंगा कैसे याद करना है। देखो आसान भाषा में समझो। पहले मैं आपको एक बार, ये सारे के सारे मैदान आपको फिंगर पे याद हो जाएंगे, जो देखकर अभी बड़े अटपटे लग रहे हैं, ये 1 मिनट में याद हो जाएंगे। कैसे याद करना है, इधर देखिए। पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो किस किस के बीच हो रखी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रखी है, उसके बारे में जान लीजिए कि हमारे बीच में ये डिसीजन है वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बाद में कि पाकिस्तान के पास में 3 नदियां रहेंगी। कौन कौन सी रहेंगी, तो उनके पास में नदियां रहेंगी चेनाब, झेलम और इंडस। 3 नदियां रहेंगी, मतलब इन 3 का पानी ये लोग पिएंगे। ठीक है, इसको आप 3 टर्म से याद कर लो। नदियां पढ़ाएंगे उस समय भी याद कराएंगे, फिलहाल के लिए ऐसे ही याद कर लो। दूसरा, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया के पास में 3 नदियां रहेंगी। कौन कौन सी रहेंगी, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, इसको RBS, RBS, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, सारे की सारी चीजें अभी की अभी लर्न हो जाएंगी और आप बड़े राजी हो जाएंगे, चिंता मत करिए। देखो तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ये तो कहां चले गए, पाकिस्तान। CJI तो चले गए पाकिस्तान। और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, RBS, ये आ गई इंडिया। याद रख लोगे, CJI कहां चले गए, पाकिस्तान। RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, कहां आ गई, इंडिया। तो ये तो 2 नदियां याद करने का तरीका बता दिया मैंने आपको। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इसको याद करने का तरीका बताया। ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़े। अच्छा दूसरा, यहां पर जो V लिख रहे हैं लोग, याद रखिएगा ये ब्यास बोली जाती है, व्यास नहीं बोली जाती है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं व्यास में और ब्यास में। यहां पर बै बकरी वाला शब्द बै यूज किया गया है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा अब यहां पर क्या है, मैदान की बात हो रही थी, तो देखो यहां सतलज का S और T और यहां पर B और S, इन दोनों को मिला दोगे तो निकल कर आ रहा है BIST, बिस्ट का मैदान। बोलो, थम्सअप करते चलो, याद रहने में आसानी रहेगी। कुछ नया सीख रहे हो तो अचानक याद रखने में आसानी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर रा और यहां पर बी, इन दोनों से मिलकर बना बारी का मैदान। याद रख लोगे, बी स्टैंड फॉर ब्यास, आर स्टैंड फॉर आई आर रावी, तो इससे क्या बन गया, बारी। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, रिलेट करने का तरीका। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं बैठता, लेकिन ये काम कर जाता है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर CHEN, चेन, चेन दिखाई दे रहा है। अच्छा और इधर RA, रचना का RA, तो देखो आर और चे, इन दोनों को मिला दिया
इन दोनों से रेचना, रचना नहीं है इसका नाम, रेचना, ये रावी और चेनाब से मिलकर बना है। याद रख लोगे, आसान है, बहुत अच्छे से ध्यान में रह जाएगा। अच्छा, ऐसे ही यहां पर झेलम और चेनाब, चा और झै, चा और झै, इसे चाझ का मैदान कहा गया है। चाझ, CHAJ, चाझ का मैदान, ठीक है। अच्छा, और ये इंडस है तो इसे सिंधु का मैदान ही नाम दे दिया गया है। बोलिए एक बार, थम्स अप करिए अगर ये चीज याद रह गई तो। अगर ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। डन? कोई समस्या, परेशानी? समझ में आ गया? हर्ष पाटिल सर, महाराष्ट्र के स्टूडेंट भी दे सकते, सभी राज्यों के बच्चे स्टेट पीसीएस दे सकते हैं। राजस्थान का, ठीक है भैया, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। आसान है, एकदम आसान है, ये सबके काम का है भाई, इसको याद कर लेना। मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इसमें, पूछा जाता है इस चीज के ऊपर, जो मैंने आपको याद करा दिया है। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। चलो, तो ये सारी तस्वीर बना दी, अब आप इसको पढ़ लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब आते हैं गंगा के मैदान। ऑब्वियसली बात है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें से गंगा के मैदान है। इनका भी लोकलाइज्ड डिवीजन है जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करना है। ठीक है, देखो, राजस्थान के मैदान याद हो गए, सतलज के मैदान याद हो गए, और अब हम गंगा के मैदान याद करें। गंगा के 5 मैदान है, वैसे ही याद कर लोगे, कोई मतलब खास इसके अंदर स्थिति है नहीं बिगड़ने लायक। क्या? यूपी का पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? यूपी का पश्चिमी हिस्सा भाई देखो, उत्तर प्रदेश आपको पूरी अच्छे से याद है, इधर की तरफ पूरब है, इधर की तरफ पश्चिम है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ये बिहार की तरफ वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जहां पर बिहार, झारखंड ये सब आप काउंट करते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी ये बहती हुई जा रही, इसके साथ में आ रही यमुना मिलने के लिए। तो जो ये वाला पश्चिम की तरफ वाला मैदानी क्षेत्र है जो गंगा के कारण बना है, इसे रोहिलखंड का मैदान कहा जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है याद करने के लिए, याद करना है तो याद करना है, रोहिलखंड का मैदान याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही आप रोहिलखंड के मैदान से आगे निकलकर आते हैं, अयोध्यापुरी के आसपास आते हैं, लखनऊ, लखनऊ के बाद में फैजाबाद, वो क्षेत्र पूरा अयोध्या का ही है। अब तो लखनऊ के बाद में अयोध्या ही आ गई। अयोध्या को किस नाम से जाना जाता था? अवध के नाम से। तो ये भैया अवधपुरी आ गई, ये लीजिए अवधपुरी, तो अवध का मैदान हो गया। तो पहले रोहिलखंड के मैदान, फिर अवध के मैदान। अच्छा, हमारी सीता माता कहां से थी? मिथिला नरेश की राजकुमारी थी। मिथिला कहां पर है फिलहाल में? नेपाल में है। तो मिथिला, बिहार, नेपाल का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है उसे मिथिला के नाम से कहा गया। तो बिहार में जो गंगा है, यानी यहां से आगे जब आप निकल कर आते हैं, ये जो नेपाल के साथ अड़ा हुआ जो क्षेत्र है, ये किस नाम से जाना गया? मिथिला के नाम से जाना गया। अब देखो, ये वाला क्षेत्र मिथिला के नाम से हो गया, जो नेपाल के साथ अड़ा हुआ है, तराई वाला रीजन है, मिथिला के नाम से। ठीक है, अच्छा, और इस नदी के दक्षिण वाला जो हिस्सा है, ये मगध के नाम से जाना गया। मगध राजवंश जो है वो आप लोगों ने काफी ज्यादा मौर्य काल में भी पढ़ा है, और पटना बिहार की जो शान है वो मगध राजवंश से ही है। ठीक है ना, अशोका वगैरह जिस काल खंड में जुड़े हुए हैं वो मगध के काल के हैं, मौर्य वगैरह जितने भी हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मिथिला, नेपाल के साथ वाला बॉर्डर, क्योंकि वर्तमान में जो मिथिला जो है वो नेपाल के अंदर है ना, मतलब उस क्षेत्र को नेपाल से बिलोंग किया जाता है, जनकपुरी। ठीक है, मिथिला के साथ में गंगा का दक्षिण वाला हिस्सा मगध के नाम से, पाटलिपुत्र। अच्छा, इसके साथ साथ अवध वाला क्षेत्र
गंगा के उत्तर की तरफ बिल्कुल यमुना, ये क्या बोलते हैं इसके जनक, क्या बोल रहे हैं इसको, मिथिला के पश्चिम का जो क्षेत्र है वो अवध का क्षेत्र हो गया, इसके पश्चिम का क्षेत्र रोहिलखंड का क्षेत्र हो गया। तो बताइए, ये तो अपने बोलचाल की भाषा वाले क्षेत्र हो गए। इसके बाद में बिहार का शोक, कोसी रिवर और महानंदा, इन दोनों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है वो बारिंद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बारिंद। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस हुई क्या? मतलब 2-4 नाम तो ऐसे हैं जो बड़े कॉमन हैं भाई। अवध का मैदान हमें याद करना, याद, अवध और मगध रिजेंबल करते हुए हैं। अवध लखनऊ के आसपास, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र हो गया, और मगध पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र हो गया। बिहार का जो उत्तरी बिहार नेपाल वाला बॉर्डर है वो मिथिला का हो गया। तो 3 तो अवध, मगध और बिहार, मिथिला, तो ये तो हमारे व्यवहार के साथ जुड़े हुए नाम हैं। इसके बाद नाम जो बचता है वो एक है रोहिलखंड का मैदान। तो दिल्ली से जब आप पूर्व की तरफ चलेंगे तो जो मैदान मिलता है दैट इज रोहिलखंड का। तो दिल्ली से कनेक्टेड मैदान भी रोहिलखंड का ही मैदान कहलाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो अंत में बिहार झारखंड में जाकर के जो मैदान आपको मिलता है कोसी और महानदी के बीच में, महानंदा के बीच में, वो बारिंद का मैदान है। विपिन कुमार, थैंक यू सो मच। मनोज लिख रहे हैं सर 25 सेंटीमीटर रेन को नापते कैसे हैं? पैमाने से। खुले क्षेत्र के अंदर कुछ पैमाने रख दिए जाते हैं मौसम विभाग के द्वारा, उनमें गिरने वाली बारिश को नापा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इनके बारे में विशेषता क्या है? ये ग्रेट प्लेन के अंदर सबसे बड़े मैदान में कंसीडर किए जाते हैं। गंगा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रखती है इस क्षेत्र के अंदर, सबसे ज्यादा एल्यूवियल यानी मिट्टी का डिपॉजिट लेकर आती है। यहां पर एंटायर प्लेन का जो स्लोप है वो दक्षिण की तरफ है, वो तो दिख ही रहा है। रीजनल डिवीजन गंगा के प्लेन में रोहिलखंड, अवध, मिथिला, मगध रीजन में होती हैं। यहां पर ब्लफ, ऑक्सबो, लेक, मार्शेस, रवाइन पाई जाती है। ये नदी के साथ में बहकर बनने वाली संरचनाएं हैं, है ना। तो रिवर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो रिवर से बनने वाली जो संरचनाएं हैं, ऑक्सबो लेक क्या होती है, रिवर कैसे बहती है ना, सर्पिलाकार आकृति को क्या कहा जाता है, ये सारी जानकारियां रिवर के साथ जब टोपोग्राफी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। क्लियर? सूरज कछवा गूगल करके ढूंढ लेना बेटा। नंदराम अहीरवाल लिख रहे हैं नमस्ते सर जी, मैं दृष्टि बाधित हूं और ज्योग्राफी कैसे करें? नंदराम जी देखिए, हालांकि मेरी एक्सपर्टाइज इस चीज में थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मतलब अकॉर्डिंग टू मेरी जानकारी शायद आपको ज्ञात हो कि मैप्स इंडिया के सारे अवेलेबल हैं। ऑडियो के आधार पर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। बाकी जो आपके क्षेत्र में विविधता या विशिष्टता लिए लोग हैं वो आपकी बेहतर मदद कर पाएंगे। और नंदराम जी, मैं आपको एक, मतलब आपने अच्छा याद दिला दिया, मेरे एक सीनियर हैं जो राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के टॉपर हैं और वो दृष्टिबाधित हैं, और दृष्टिबाधित होते हुए भी उन्होंने टॉप किया था, और टॉप किया था। उनका इंटरव्यू भी मैं किसी दिन प्लान कर सकता हूं, कोशिश करूंगा। मैं कमिटमेंट इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि उनकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा कि वो मेरे साथ में इंटरव्यू देना पसंद करते हैं या नहीं करते। अगर वो तैयार हो जाते हैं और मुझे प्रॉपर समय के साथ में वो इंटरव्यू दे देते हैं तो मैं निश्चित ही आपके लिए इस प्रकार का सेशन करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सेशन में प्रेजेंट हुए और आपने मतलब इतना अच्छे से हमारे सेशन को अपने लिए उपयुक्त समझा। बाकी मैं चूंकि इसमें थोड़ा अल्प ज्ञानी हूं, मुझे नहीं पता कि कैसे आप तैयारी अच्छे से कर पाएं, तो मैं अधिक जानकारी लेकर आपको दे पाऊंगा, इसके लिए मैं आपको सादुर्भाव करता हूं, ठीक है। अच्छा, विपिन पूछ रहे हैं कि सर नदी को दाएं बाएं कैसे देखा जाता है? बताएंगे, अभी वो सब चीजें पता चल जाएंगी। नदी जब जहां गिरती है ना उससे निर्धारित किया जाता है, नदी जिस तरफ गिर रही है उससे लेफ्ट राइट दिखाई देता है, ये बताएंगे। जब रिवर पढ़ाएंगे तब सारी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ट्रिब्यूटरी सब पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, इसका लोड मत लीजिए। अच्छा, तो यहां पर आपको गंगा दिखाई पड़ रही है, ये पूरा गंगा का पूरा प्लेनर सिस्टम है जिसके अंदर इसकी अनेक सहायक नदियां। चूंकि मैं रिवर सिस्टम अभी नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए रिवर्स के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम मैदानों की चर्चा कर रहे हैं। इनसे हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मैदान इन क्षेत्रों में कैसे बने होंगे, कैसे लखनऊ के आसपास मैदान बने होंगे, कैसे यहां पर गंडक के आसपास, कोसी के आसपास, महानदी के आसपास जो मैदान बने होंगे, ये मैं आपको यहां से बता रहा हूं। चौथा मैदान जो क्षेत्र है जो आज के लिए महत्वपूर्ण है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान ऑब्वियस सी बात है ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के क्षेत्रों में बनेगा, और ब्रह्मपुत्र नदी रिवर सिस्टम जो कि चीन से इंडिया आ रहा है तिब्बत होते हुए, उसके आसपास की जितनी भी सहायक नदियां हैं, लोहित, दिबांग, सियांग, कामेंग, सुबनसिरी, दिल, ये सब फिंगर्स पर याद हो जाएंगी। सारी नदियां, सारी चीजें, बहुत छोटा सा, मतलब 15-20 मिनट का टास्क है पूरा रिवर सिस्टम।
बहुत अच्छे से याद हो जाता है, सब बच्चों को ध्यान रह जाता है, तो इसमें कोई लोड मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसे आप सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मतलब जहां पर ये गिरता है जाकर के बंगाल की खाड़ी में, वहां जो डेल्टा बनता है वो बड़ा मार्शी प्रकार का है, दलदल प्रकार का है, और सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 4 प्रकार का भारत के, उत्तर भारत के जो मैदानी डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ में आ गए होंगे। नंबर 1 पर था मरुस्थल राजस्थान वाला मैदान, दूसरा था सतलज का मैदान, फिर गंगा का मैदान, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। चूंकि नदियों का महत्व इनमें है, तो रिवर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से रिवर्स की जानकारी भी हम जुटा लेंगे। अब एक और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, ये तो रीजनल क्लासिफिकेशन था जो आपने मेरे साथ पढ़ लिया, लेकिन संरचना के आधार पर भी मैदानों को कुछ भागों में बांटा जाता है। कैसे? साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा कि नदी जब पर्वत से निकलती है, जैसे नदी है, अब हिमालय है, हिमालय से नदी बहकर निकलना शुरू हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि हिमालय पूरी तरह मिट्टी के नहीं बने हुए हैं, उसमें पथरीला हिस्सा भी है, पत्थर भी हैं, तो वो अपने साथ में कई बार पत्थरों को बहाकर नीचे ले आती है। पूरी तरह मिट्टी नहीं है, मतलब रेत का टीला नहीं है हिमालय, उसमें मिट्टी और पत्थर बड़ी मात्रा में मिक्स है। अब जब वो अपने साथ पत्थर लेकर आती है, तो वो पत्थर जमीन पर आकर के, यानी कि तलहटी पर आकर गिर जाते हैं। यदि कभी आपको हरिद्वार वगैरह जाने का मौका मिला हो, वहां पर आपने गंगा नदी में स्नान किया हो, तो आप देखेंगे कि नदी के किनारे बड़े बड़े भाटे सदृश संरचना, पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर गोलाकार आकृति के, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि वह नदी के पानी से घिस घिस करके लगातार लुढ़कते लुढ़कते, घिसते घिसते उनके कॉर्नर जो हैं वो गायब हो चुके हैं, और अब वो बहुत गोल संरचना में दिखाई पड़ते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप कौन सी जगह जाकर अपना वीकेंड मनाना चाहेंगे, तो मेरे लिए प्रथम जो मतलब उपलब्ध जगह है उसमें से मैं ऋषिकेश और हरिद्वार को रखता हूं। मुझे बहुत शांति, परम शांति मिलती है गंगा के तट पर बैठकर, और बहुत ही अद्भुत नजारा होता है। अब ऐसी स्थिति में वो जो पथरीले पत्थर वहां दिखाई देते हैं, वो नदी के तलहटी में भी कई बार वो दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भाटे हैं। भाटे बोले तो पत्थर हैं, उन पत्थर को भाटे से, भाटा हमारे यहां पत्थर को बोलते हैं, गोल पत्थर जो मारने लायक होता है, तो भाटे से आप शब्द याद कर लें, भाभर, भाबर या भाभर। कैसे याद कर सकते हैं? भाटा, भाटा बोले तो पत्थर, याद रख लेंगे। तो नदी पहाड़ से निकलते ही जो जगह बनाती है वो भाबर क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, जब भाबर क्षेत्र से नदी निकलती है तो अच्छा मजेदार बात देखिए, जब पानी का लेवल कम होता है, कई बार जब पहाड़ों में से नदी निकलकर आ रही होती है, तो पत्थरों के नीचे का पानी दिखाई नहीं पड़ता है, केवल पत्थर दिखाई पड़ रहे होते हैं। नदी नीचे से निकल करके छोटे छोटे धोरों में से निकलकर आ रही होती है, ठीक है। तो जब वो दिखाई नहीं पड़ती है और जहां अचानक वो प्रकट होती है, अचानक वो क्षेत्र जो नदी का है या फिर जो मार्शी एरिया है, मिट्टी का है, जहां पर सबसे अधिक कृषि होती है, उस क्षेत्र को तराई रीजन कहा जाता है। तराई रीजन, अगर आपने जिम कॉर्बेट के फिल्म फोटोज देखी हो, मोदी जी जाके जब शूटिंग करा के आए थे तब दृश्य देखे हो, तो नदियां पथरीले इलाके की हैं, और साथ में जो मैदान में जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं नदी के तलहटी पर, वो तलहटी पर उगे हुए जो मैदान हैं वो तराई रीजन के मैदान कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको तराई रीजन भी समझ में आ रहा हो। तो देखिए, भाटों से भाबर समझ में आया, उसके बाद का जो सेकंड फेज है वो आपको तराई रीजन में सुनकर आया। अब नदी प्लेन में बहना शुरू हो चुकी है। नदी जब प्लेन में बहना शुरू हो चुकी है तो नदी एक घाटी जैसी संरचना में बहती है। कैसे नदी बह रही है? नदी आपने देखी हो तो आसपास की तुलना में नीचे थोड़ा गहरे क्षेत्र में नदी बहते हुए निकलती है, यानी रिवर अपने साथ रिवर वैली बनाकर चलती है। अब जब रिवर बनाकर चल रही है तो रिवर अपने साथ में जिन पत्थरों को अभी लेकर आई थी, वो पत्थर यहां तक घिसते घिसते भी मिट्टी बन चुके होते हैं, और जो पर्वत से उतरकर आ रही थी तब अपने साथ जो मिट्टी लाई थी वो भी पानी के साथ बहते बहते धीरे धीरे निक्षेपित होने लगता है, यानी जमने लगता है, सेडिमेंट बनने लगते हैं। वो सेडिमेंट पानी के किनारे किनारे जमते चले जाते हैं। तो जो नदी के बिल्कुल नजदीक किनारे जमते हैं उन्हें खादर कहा गया है। नदी के बिल्कुल किनारे, यानी नदी बह रही है जिस पर बैठ करके एक प्रकार से सी बीच जैसी फीलिंग आती है, समुद्र के किनारे जो सैंड दिखती है वैसी सैंड वाली जो फीलिंग आती है, दैट इज खादर। और वो जो सैंड रिलेटिवली हल्की सी पुरानी हो जाती है, यानी कि वहां पर पानी को गए हुए वर्षों हो चुके होते हैं, बाढ़ की स्थिति में ही पानी वहां तक पहुंचता है, वो खादर के बगल के किनारे बांगर कहलाते हैं, बांगर।
और कई बार मेरे प्यारे साथियों, अच्छा अभी आपने कई बच्चों ने दिमाग लगाया होगा, राजस्थान में भी तो आपने बांगर का मैदान बताया था। बिल्कुल, वो राजस्थानी बांगर है। राजस्थान में भी नदियों के किनारे के वो क्षेत्र जहां पर पानी लंबे समय से नहीं पहुंचा, वो भी बांगर है। लेकिन इन जनरल जो ज्योग्राफी का डिवीजन है, जो फिजिकल डिवीजन रिवर के सिस्टम का है, उसमें रिवर उतरकर आती है, सबसे पहले पथरीला जो पत्थर लेकर आती है वो भाबर कहलाते हैं। उसके बाद नदी तराई रीजन में आती है, फिर वो ग्राउंड में आती है। ग्राउंड में आती है तो नदी अपने साथ में जो मिट्टी ताजा बनी हुई लगाती है उसे खादर नाम दिया जाता है, और जो मिट्टी थोड़ी सी पुरानी हो गई, जहां पर पानी गए बरसों बीत चुके हैं, वो बांगर कहलाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बांगर में और भाबर में क्या अंतर है। खादर तो बिल्कुल नई नई है, खादर एकदम खाद युक्त बोले तो इसमें बढ़िया मात्रा में उपजाऊ है, फर्टिलाइजर है, बढ़िया मात्रा में फसलें पैदा की जा सकती है, दैट इज खादर। लेकिन बांगर जो है ना वो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, बांगर फॉर बूढ़ी मिट्टी। और जो भावर है वो तो भाटे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप इन्हें आपस में रिलेट करके समझ सकते हैं। एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? हाँ जी। एक बालक लिख रहा है कि सर तराई रीजन में भी रिवर गायब होती है। बिल्कुल, असल में भाबर और तराई रीजन में क्वाइट क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता है। बहुत जगह जहां पर स्लोप ज्यादा अच्छे होते हैं वहां पर तराई रीजन में नदियां गायब होती हैं, ऑफिशियली किताबों में यही लिखा जाता है। लेकिन असल में वो पत्थरों में छिपती है नदी, मिट्टी में नहीं छिपती है। तराई रीजन उस पथरीले क्षेत्र का जो विस्तारित क्षेत्र है उसी को कई बार कंसीडर किया जाता है, लेकिन वहां प्लांटेशन पैदा होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ये मैंने सारी जानकारी लिखकर आपको उपलब्ध करा दी है। उम्मीद है यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अगर क्लियर हो गई हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर आज का सेशन अच्छे से समझ में आ गया है। मैदान क्लियर? किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हो तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मजा आ गया? ये मजा क्यों आता है पता है? एकदम कंटेंट रिच क्लास चल रही होती है, दिमाग में केवल कंटेंट जा रहा होता है विदाउट बकवास। नित्य सिंह लिख रहे हैं सर आपकी क्लास में डाउट दिमाग में आता ही नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन वही बता देते हैं। कारण है इसका बेटा, क्योंकि एक तो लंबा तजुर्बा है एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने का। मैं मतलब ज्योग्राफी को 10वीं बार पढ़ा रहा हूँ और भी ज्यादा बार पढ़ा रहा हूँ, है ना, पूरी ज्योग्राफी टिप्स पे है। दूसरा क्या है कि मैं जब पढ़ा रहा होता हूं ना तो मेरे दिमाग में टीचर से ज्यादा एक बच्चा चल रहा होता है, स्टूडेंट चल रहा होता है। क्योंकि स्टूडेंट को क्या समस्या आएगी, क्या सोचेगा वो, अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं क्या सोचता। अगर मेरे दिमाग में सबसे बड़ा खादर बाबर भांगर तो खूब पढ़े हैं, मुसीबत ये होती है याद नहीं रहते तो क्या करें? तो फिर याद रखने के तरीके क्या हैं? भाटे फोर भावर, तो बूढ़ा फोर बांगर, ऐसे याद करना आसान हो जाता है। अदरवाइज मेरे लिए बहुत आसान है किताबी भाषा पढ़ाना, है ना। ठीक है, तो अभी आपसे गुजारिश है कि कल आप इसको आराम से याद करके आएं। किसी भी समय इसका टेस्ट लिया जा सकता है, प्रॉपर तरीके से टेस्ट का हम तैयारी करवाते हैं। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। हाँ जी, बाकी ख्याल रखिए अपना। जिन लोगों को नोट्स डाउनलोड करने की दिक्कत है, ये सब चीजें हमने मल्टीपल टाइम बता रखी हैं, पूरा वीडियो डाल रखे हैं अपनी पाठशाला पे, कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं। तो मतलब ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको आराम से वीडियो भी मिल जाएगा। इनको हम A4 साइज में कन्वर्ट करके भी आपको डाल देंगे, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। एक बालक कह रहे हैं साइंस का कुछ जुगाड़ कर दो। RAS वाले बैच में तो पढ़ानी पड़ेगी हमें साइंस, उसमें तो साइंस भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, पबएड भी है, ज्योग्राफी सब है उसके अंदर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट।